हाय एवरीवन। आई होप कल के लिए आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। टेंशन हो रहा होगा, एनजाइटी हो रही होगी। इवन आप स्कूल का एग्ज़ाम भी देने जाते हो तब भी बहुत डर लगता है कि क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। और ये एग्ज़ाम तो आप समझ सकते हो कि अलग लेवल का एग्ज़ाम है, आपका करियर डिसाइड करेगा। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन आप मत लो। थोड़े माइंड को काम रखो, कंपोज रखो। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको आप रिवाइज़ करते रहो। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके होंगे और ये है कि अब तो कल एग्ज़ाम आने ही वाला है, फिर क्या फ़ायदा कोई और चीज़ पढ़ के। बट आई वुड से कि आप पढ़ते रहो। यूपीपीसीएस का नेचर ऐसा है कि स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, और वहाँ पे चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपने कभी भी उन ऑप्शंस को देखा होगा तो आई एम डेड श्योर कि आप उसको सही करके आओगे। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी नज़रों के नीचे से चीज़ों को निकालते रहो एंड इस बात की टेंशन मत लो कि कल क्या होगा। पिछले साल का कट ऑफ आप देखोगे तो 87-88 क्वेश्चंस पे कट ऑफ जाता है। डैट मीन्स कि 150 क्वेश्चन में से आपको नेट 90 क्वेश्चन या फिर 87 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। आपके पास 60 क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन है। मैं ये सारी चीज़ें एक रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ। द रीज़न बीइंग कि आप ये देख सको कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता पेपर। आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं डैट इज़ मोर देन इनफ आपका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट मुझसे पूछे जाते हैं, लाइक कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि कम से कम आप 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। हो सकता है कुछ लोग इससे कम करें, कुछ लोग ज़्यादा करें, बट ऑप्टिमम नंबर यही होना चाहिए। क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या है, 4-5 क्वेश्चन तो आयोग अपने पास रख लेता है, उसको उसका क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा किसी को नहीं पता होता। प्रोविजनल की में भी उसका आंसर गलत आता है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि आपने सही टिक किया है, बट फाइनल वो गलत हो जाता है। तो ऐसे करके 15-20 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओगे तो एक क्वेश्चन रहेगा, जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी उसको मैनेज करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे। नेट टू नेट करके आओगे तब 1-2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होगा तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करना कि 125-130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। एक बार भी कहीं आपने कुछ पढ़ा होगा तो उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते हैं जो आपको छोड़ के नहीं आने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होता है और थोड़ा दिमाग लगा के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यूपीएससी में एलिमिनेशन लगता है ना, वैसे यहाँ भी कई जगह आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप ध्यान से पढ़ना। जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा वो जनरली गलत होता है, जो भी जनरल स्टेटमेंट होता है वो जनरली सही होता है। और यूपीपीसीएस में 2 टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट हैं। एक है अजम्पशंस और रीज़न वाला, और दूसरा होता है मैच द कॉलम वाला। जो मैच द कॉलम वाला होता है उसमें आप एक भी पकड़ लोगे तो आप 90% चांस है कि सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि आपको एक भी पता हो तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ। और जो एजम्पशंस और रीज़न वाला क्वेश्चन रहा, उनमें जनरली क्या होता है कि एजम्पशंस और रीज़न दोनों सही होते हैं। देखो मैंने ये नोटिस किया है कि जनरली जो एजम्पशंस रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, जब तक रीज़न बहुत ज़्यादा एब्जर्ड नहीं दिया होता है तब तक वो पर्टिकुलर रीज़न जो है उस एजम्पशंस को एक्सप्लेन करता है। बहुत ही एब्जर्ड दिया रहेगा, पढ़ के ही आपको लगे कि ये क्या ही लिखा है, तब आप बोलोगे कि जो रीज़न है वो एजम्पशंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये लास्ट ईयर का पेपर है। इसमें जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट? नीम, यूकालिप्टस, बबूल, बनाना। यहाँ पे आप नीम को देखो, नीम की तो कई जगह पूजा होती है तो ये डेंजरस हो नहीं सकता, नीम इसका आंसर नहीं होगा। बनाना इतना डेंजरस होता तो आपको हर जगह केला देखने को नहीं मिलता मार्केट में कि आप केला खा रहे हो, फल फ्रूट्स है, तो ये भी डेंजरस नहीं होगा। बबूल की बात करें तो बबूल भी आपको बहुत जगह दिख जाएगा। इवन कहावत भी है कि बोए पेड़ बबूल का तो अमिया कहाँ से पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाया करो। आपने जो बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उनको यूज़ किया करो। नीम, बबूल, बनाना आपको हमेशा देखने को मिल जाता होगा, बट यूकालिप्टस आपको इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यूकालिप्टस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे असर्शन और रीज़न की बात कर रहा है। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। रीज़न दिया है, स्ट्रेटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। तो आप रीज़न पढ़ो या फिर असर्शन पढ़ो, यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं पता चलेगा, पढ़ के नहीं लगेगा कि कुछ गलत दिया है या फिर कुछ ऐसी फैक्चुअल बातें की हैं जो हो सकता है गलत हो। 20th सेंचुरी की बात कर रहा है। इवन अभी भी पुअर पीपल और पॉवर्टी जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का कंसर्न है। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही है, क्योंकि इसको गलत करने के लिए आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT इज़ अ नॉन पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड बायोकेमिकल। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जहाँ भी 2 सिमिलर स्टेटमेंट लगे उनमें से ही एक सही होगा। बी बोल रहा है नॉन बायो और सी बोल रहा है बायोडिग्रेडेबल।
मतलब बी और सी में से कोई एक सही है। इसका करेक्ट आंसर जो था वो बी था, नॉन बायो। तो ये ट्रिक आप पेपर करते वक्त याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछा है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट रिवाइज कर लेना। जितने भी एनवायरनमेंट की डेट है उनको रिवाइज कर लेना। जो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है उसको रिवाइज कर लेना। आर्टिकल पढ़ लेना, अमेंडमेंट्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप 1-2 घंटे में रिवाइज कर लोगे और इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। कुछ और आप रिवाइज करो या ना करो, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रिवाइज कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो, राइट टू एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आने हैं, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन गलत करके आप रेस से बाहर होते हो। एक और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन देखो, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री वेयर एज इट इज़ ओनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। रीज़न देखो, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेज इन माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेज इन प्लेन्स। तो रीज़न सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। मतलब जो आपका बी रहेगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर फॉल्स दिया है बट आर ट्रू है। एंड सेकेंडली, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो काफ़ी सिंक में है। ये हो सकता है आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न रहे, चाहे यहाँ पे टेम्परेचर को लेके या फिर यहाँ पे लैटिट्यूड को लेके, बट यूपीपीसीएस में इस टाइप की मिस्टेक नहीं करता है। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ या फिर लैटिट्यूड के साथ नहीं खेलेगा। या तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत दे देगा अगर वो पूरी तरह से फैक्चुअल स्टेटमेंट हुआ तो, नहीं तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे जनरली यूपीपीसीएस सही ही देता है। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी आप इसको आंसर की से मैच कर लेना। ये भी आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन रहा। देखो, असर्शन रीजन क्वेश्चन और मैच द कॉलम, इनको आखिरी दिन बैठ के 2-3 घंटा दे के पिछले 4-5 सालों में देख लेना कैसे क्वेश्चन आए थे और यूपीपीसीएस ने क्या सही दिया है, कैसे रीजंस को सही माना है, कैसे अजम्पशंस को सही माना है। थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 4-5 क्वेश्चन आता ही है और ये ईजी कैटेगरी में होता है। ये देखो, इंपॉर्टेंट केस का क्वेश्चन है, इसको भी आपको छोड़ के नहीं आना है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जजमेंट आप रिवाइज कर लेना। इसके साथ जो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है उसको रिवाइज कर लेना। यहाँ देखो, मैच द कॉलम है। यहाँ पे आपको कुछ भी ना आता हो बट फिर भी पता रहेगा कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 सिर्फ सी में दिया है तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आपको पता हो ना पता हो कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैच द कॉलम वाले हैं उनमें आप एक भी सही कर लोगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना मत, थोड़ा दिमाग लगाना। एक भी डिसाइफर कर लोगे तो आप पॉजिटिव में रहोगे। यहाँ पे देखो, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। The 73rd Amendment of Constitution is considered to be watershed in the history of local self-government. रीज़न दिया है, the 73rd Constitutional Amendment Act conferred much coveted constitutional status on पंचायत। दोनों सही है और जो आर है वो एक को एक्सप्लेन करता है। डैट मीन इसका आंसर जो है वो डी होगा। अभी तक मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाया है और तीनों में आंसर आप देख रहे होगे डी ही होगा। जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जो फैक्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उनमें यूपीपीसीएस डी ही मान के चलता है। आप लास्ट के 3-4 साल का पेपर उठाना और इस पैटर्न को आप नोटिस करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार नेट पे इसके निमोनिक सर्च कर लेना और याद कर लेना कि किस एसडीजी में क्या है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आखिरी के 1-2 दिन में रिवाइज़ करनी होती हैं। जितना भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, बट लास्ट में आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करो। इसीलिए मैंने इस पेपर को आपके सामने रखा है ताकि आप एक बार देख सको कि क्वेश्चन कैसा आया है, क्या फोकस एरिया था और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी लास्ट में रिवाइज़ कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे शेड्यूल पे क्वेश्चन आया है। एक भी शेड्यूल आपको सही पता होता तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाते। इसके बाद यहाँ देखो, पंचायती राज से क्वेश्चन है और इसका निमोनिक्स होता है बैक्स। सबसे पहले बलवंत राय आए थे, तो बलवंत राय 1957 होगा। ए का 1 होगा। ए का 1 मतलब इसका सही आंसर बी हो गया। यहाँ मैच द कॉलम देखो, सबके बारे में आपको ना पता हो तब भी ये पता होगा कि जो सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में है। बी का 4 होगा। बी का 4 होगा तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे एक और क्वेश्चन है। तो एक ही पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ के गए होते तो आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाता। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एरिया दिया है और यहाँ पे दिया है कितना वहाँ पे नॉइज़ कर सकते हैं, क्या डेसिबल लेवल होना चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना, ए दिया है रेसिडेंशियल एरिया है और डी दिया है कमर्शियल एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कमर्शियल एरिया होता है वहाँ पे जो नॉइज़ लेवल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल एरिया। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें जहाँ भी रेसिडेंशियल एरिया का नॉइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एरिया, वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। जैसे आप मान लो बी देखो, बी में ए का 3 दिया है। ए का 3 मतलब ए का 65 दिया है एंड डी का 1 दिया है मतलब डी का 50 दिया है, तो आपका बी गलत हो जाएगा। उसी तरह डी देखो, यहाँ पे ए का 1 दिया है मतलब ए का 50 दिया है और डी का 4 दिया है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ तो सही दिया है, बट यहाँ पे साइलेंट जोन बी का क्या दिया है, 2 दिया है। बी का दिया है 55 और वहीं रेसिडेंशियल एरिया का दिया है 50।
साइलेंट जोन का जो डेसिबल लिमिट है वो ऑब्वियसली बात है कम होगा एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल एरिया। तो साइलेंस जोन का 50 होना चाहिए, ना कि रेसिडेंशियल एरिया का 50 होना चाहिए। इस तरह से चीज़ों को आप मैच करोगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा सी 2143। क्योंकि देखो ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप घर से पढ़ के नहीं जाओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट सॉल्व करोगे। हो सकता है कई लोग इसको छोड़ के आ जाएं, बट आपको छोड़ के नहीं आना है। सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया है उसको अप्लाई करते तो एग्जाम में आंसर आ जाता है। एग्जाम में आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। हर क्वेश्चन को अप्रोच करते वक्त आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। जो भी हो सके, जितना भी हो सके, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सके सब लगा दिया करो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, पहला दिया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2014। मान लो आपको नहीं पता है, बट सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट एम्स एट एनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी ही नहीं गई हैं जो आपको लगे कि गलत है। तो सेकंड तो सही है, डेट मीन्स आपका ए जाता, आपका डी जाता। बी और सी में से सही आंसर खोजना होता, यहाँ पे आपका आंसर बी सही होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट था, आपको पता हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, बट सेकंड वन आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होता तब भी आप इसको मान के चलते कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्चुअली गलत बात कर नहीं रहा है। देखो ज़बरदस्ती आपको स्टेटमेंट गलत नहीं करना है, आपको बहुत अलग दिमाग नहीं लगाना है कि मैं वो दिमाग लगा लेता हूँ जो किसी ने नहीं लगाया है और सिर्फ मैं ही सही करता हूँ। जब भी पेपर में आपको ये लगे ना कि ये चीज़ सिर्फ आप सही कर रहे हो, बाकी लोग गलत कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि वो आपका गलत हो रहा है, बाकियों का सही हो रहा है। सो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं छोड़ के आने हैं। किसी भी हालत में उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाकी लोग उसको सही करेंगे, आप गलत करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। लास्टली एग्ज़ाम डे का अप्रोच क्या होना चाहिए। पेपर करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, टाइम कई बार कम हो जाता है, वैसे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि फैक्चुअल पेपर है, आपको आता रहेगा तो आप करोगे, नहीं आता रहेगा तो आगे बढ़ोगे, बट फिर भी आपको टाइम को मैनेज करना होगा। पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिनमें आप 100% करेक्ट हो। जब पहले राउंड को आप सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 1 कर पाओगे। इसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा उनमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिनको आप पहले राउंड में नहीं कर पाए थे, जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे। देखो जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए रहोगे वहाँ पे कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि मान लो ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका 10 सही हो जाएगा, 10 गलत भी हो जाएगा, फिर भी आप पॉजिटिव में रहोगे। बहुत ख़राब किस्मत हुई तभी आपका 16 गलत होगा और 4 सही होगा, नहीं तो जनरली आप पॉजिटिव में ही रहोगे। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो अभी तक आपने सीसेट एकदम नहीं पढ़ा है, तो एक बार सिंपल तरीके से ऊपर ऊपर देख लो। सीसेट ऐसा आता नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यूपीएससी का सीसेट थोड़ा टफ होता है, बट यूपी पीसीएस पे जो मैथ आता है बहुत ईजी आता है। आप हिंदी और इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करना, वहीं पे आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद आप रीजनिंग को सॉल्व करना, कुछ इजी क्वेश्चंस मैथ के करना, प्लस जो इंटरपर्सनल स्किल की इजी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना। जो इजी पार्ट होता है उसको भी सॉल्व करके आप कट ऑफ आराम से निकाल लोगे। तो इस बात का टेंशन आप मत लो कि सीसेट नहीं क्लियर होगा, सीसेट क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार आप पेपर को देख लेना, कुछ भी अभी तक नहीं देखे हो तो एटलीस्ट 2 साल 3 साल का सीसेट पेपर देख लेना, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि पेपर आने कैसा वाला है। ऐसा ना हो कि पेपर को ऑन द स्पॉट देख के आप सरप्राइज हो जाओ कि ये क्या पूछ लिया है। पेपर को पहले देखे रहोगे तो फेमिलियरिटी रहेगी आपको पता रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक कि लास्ट डे के लिए डेट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो, आपने ऑलरेडी इतना मेहनत किया है, बस एक और धक्का देने की ज़रूरत है। आप बहुत प्यार से पेपर को निकाल लोगे, बस अपना दिमाग शांत रखना, पैनिक बिल्कुल मत होना। 150 में से आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको नहीं भी आएगा तब भी आपका काम बन जाएगा। इस तरह से अपने दिमाग को आप समझाते रहो। आपको सब कुछ सही करके नहीं जाना है, तो आपके दिमाग में ये टेंशन हो कि मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, मैंने साइंस नहीं पढ़ा है, मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दो। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सो फाइनली विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करके आना पेपर।